नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने बीपीसीसी 131 यूनिट 5 के हवाले से, यानी कि आज फिर एक नए उन्वान पर हम और आप गुफ्तगू करेंगे और कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। नाज़रीन, ऐसा देखा जाता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, लेकिन काम जब हम करते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि किसी काम में हमारी तबीयत ज्यादा नहीं लगती है, किसी काम में हम ज्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या फिर किसी काम को हम बहुत बेदिली के साथ करते हैं, या दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी काम को हम बहुत दिल लगाकर करते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोई काम हमें बहुत आसान लगने लगता है, कोई काम बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आज हम लोग जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन, मकसद, हौसला या तहरीक, यानी कि हमारा जो भी रवैया होता है, हम जो भी काम करते हैं या हम जिस तरह से किसी काम के लिए रुजू करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई तहरीक, कोई हमारे अंदर का कोई हौसला जब तक नहीं होता है तब तक हम उस काम को करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या हम उस काम को सही तरीके से वक्त पर अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन, या जैसे हम कहते हैं, अगर हम एक लाइन में या कुछ लफ्जों में इसकी तारीफ करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बामकसद रवैया। मोटिवेशन क्या हो सकता है कि ऐसा रवैया जो बामकसद है, यानी कि जिसमें कोई मकसद है, कोई गोल है। नाजरीन, ये एक मोटिवेशन का जो लफ्ज है, जो उन्वान है, वो तो अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई, इस ये लफ्ज जो बन के आया वो लैटिन जुबान के मूवियर लफ्ज से निकला है। मूवियर, मूवियर का मतलब हिलना, मूव करना, करना, कुछ काम करना, इसे मूवियर या टू मूव कहा जाता है। तो मोटिवेशन या बामकसद रवैया जिसे हम कह सकते हैं, वो मूवियर लैटिन में लफ्ज से निकला है और जिसका काम है, जिसका मतलब है कि कुछ काम करना, कुछ हरकत करना, कुछ काम करना। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी काम करने का नाम है। अगर हम रुक जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी कैसी होती है? हमारी जिंदगी जिंदगी ना हो करके वो मौत के बराबर हो जाती है, क्योंकि इंसान जब उसकी मौत हो जाती है तभी उसके अंदर की हरकत जो है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जब तक उसकी जिंदगी रहती है तो वो चलते रहता है, कुछ ना कुछ काम करते रहता है, और वो लगातार कुछ ना कुछ हरकत जो है उसकी जिंदगी में होते रहती है। इसलिए जिंदगी यकसर महरिक है और सुकून यकसर मौत। अगर काम करना हम बंद कर देते हैं तो वो मौत के बराबर है। इसलिए काम हमारे जिंदगी का हिस्सा है। काम करने का जो जज्बा होता है वो कैसा होता है? जिस तरह से गाड़ी अगर आपके पास है और उसमें अगर हम पेट्रोल नहीं डालते हैं तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है, वो गाड़ी आपकी कभी नहीं चलेगी। तो वो तभी चलेगी जब उसमें फ्यूल होता है, जब उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, ईंधन डालते हैं उसमें, तो वो चलने लगती है। तो काम करने का जो जज्बा है वो हमें जिंदा रखता है, जिंदा बनाए रखता है, और हम इस जज्बे के साथ ही अपनी जिंदगी को एक नाम दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को हम कामयाब बना सकते हैं। मोटिवेशन में क्या है कि हमने इतनी सारी बातें जब आपको बताई कि काम करने का जज्बा है, कोई बामकसद एक रवैया है, कि जब तक हमारे जिंदगी में, हमारे काम में कोई मकसद ना हो तब तक हम किसी काम को अंजाम देना पसंद नहीं करते हैं या उस काम की तरफ रुजू करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको भूख लगी होती है
तभी आप खाने की तरफ या खाने के बारे में सोचना पसंद करते हैं। जब आपका पेट भरा होता है तो हम कभी भी खाने की तरफ, खाने की टेबल की तरफ, खाने के किचन की तरफ हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब जरूरत होती है तो हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, यानी कि सीधे और सिर्फ हमको खाने के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा उस वक्त, क्योंकि जितनी जोर की भूख लगी होगी, आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो इरादा है खाने की तरफ, वो और तेज हो जाता है। और जब तक कि आप खाना खा नहीं लेते हैं, तब तक आपकी तलाश खाने से ही मुतालिक रहती है। यानी कि खाने की तरफ ही आप, या तो आप कुछ फल का अगर आपके सामने रखा है तो आप वो उठा के खा सकते हैं, अगर आपके डब्बे में कोई सामान है तो उस डब्बे का सामान आप खा सकते हैं, या वो भी अगर आपको मुहैया नहीं है तो आप अपने किचन की तरफ जाते हैं और वहां पर जो कुछ भी अवेलेबल रहता है, जो भी वहां पर रखा हुआ है जिसको कि खाया जा सकता है, वो आप उसको तुरंत खा लेते हैं और खा करके अपने उस मोटिव को, अपनी उस जरूरत को सुकून देते हैं। और उसके बाद जब आपका पेट भर जाता है तो आप दोबारा तब तक वहां नहीं जाते हैं जब तक कि आपको इसकी जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जिंदगी के हर मोड़ पर, हर पहलू पर, हर मकाम पर ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं, ऐसे बहुत सारी जरूरतें होती हैं जहां पर हम गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है। और जितना ज्यादा गोल डायरेक्टेड हम होते हैं, या जितना ज्यादा उस चीज की जरूरत हमें होती है, हमारा जो रवैया होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, और लगातार उसी की तरफ हम तब तक जुड़े रहते हैं, तब तक काम करते रहते हैं, जब तक कि हम उसे हासिल नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन में ये कहा गया है कि ड्राइविंग फोर्स है। जैसे जब गाड़ी चलते चलते रुक जाती है, हम लोगों ने ये अपनी जिंदगी में आजमाया हुआ है, देखा हुआ है कि जब चलते चलते रुक जा रही है, कोई गाड़ी है, इस पे आप सवार हैं और चलते चलते वो अचानक रुक जाती है, तो उसमें आप सबसे पहले पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, और उसके बाद भी नहीं चलती है तो फिर उसको पीछे से धक्का लगाया जाता है। आप अपने स्लाइड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो उस गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। तो वो धक्का क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो उसको मूवमेंट देना चाह रहे हैं, उसको हरकत देना चाह रहे हैं, ताकि वो उस गाड़ी में जब जितनी जोर से धक्का लगेगा, गाड़ी जो है वो चलना शुरू कर देगी और गाड़ी जो है वो चलने लगेगी। अब है कि मोटिवेशन या जो हौसला अफजाई है उसकी नौयत क्या है, क्या क्या बातें हैं उसमें। तो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो सबसे पहली बात है, वो पहली बात यह है कि ये इसमें मोटिव्स का होना जरूरी है। यानी कि कोई किसी न किसी तरह का आपके अंदर जब तक कोई मोटिव नहीं होता है, तब तक हमारा जो रवैया है वो हौसला अफजाई वाला रवैया नहीं होगा। उसके बाद जरूरी है कि सामने हमारे कोई ना कोई गोल हो, बामकसद कोई ना कोई मकसद हो, कोई ना कोई एक एस्टिमेट हो, कोई आइडिया हो हमारे सामने कि हमें उस चीज को हासिल करना है। और अगर हम हासिल नहीं करना चाहते हैं तो वो चीज हमारे लिए बामकसद नहीं रह जाती है, गोल ओरिएंटेड नहीं रह जाती है। लेकिन अगर गोल है, वो हमने डिसाइड कर लिया है, हमने ये तय कर लिया है कि हमें इस चीज को पाना है, तो वो हमारा गोल हो जाता है। और मोटिवेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे सामने कोई गोल हो। उसके बाद ये गोल जब हम हासिल कर लेते हैं तो हमें एक तरह का इत्मीनान, एक तरह की तशफ़ी हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमें ये चीज मिल गई। और मिल जाने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि हम इत्मीनान से एक जगह पर बैठ जाते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं या हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। एक जरूरत पूरी होने के बाद हमारे सामने दूसरी जरूरत खड़ी हो जाती है और हम जो गोल है वो भी बदल जाता है और सामने हम दूसरे गोल को हासिल करने के फिराक में लग जाते हैं, उसकी तरफ हम जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रवैया है, वो गोल डायरेक्टेड होता है, तभी मोटिवेशन हो सकता है। और मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स अमल है। यानी कि सिर्फ मोटिवेशन में सिर्फ हमारे हाथ पैर नहीं, बल्कि हमारा जिस्म, हमारा पूरा जिस्म, दिमाग, हमारा एनवायरनमेंट, जिस माहौल में हम रहते हैं
और बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक अकेला एक अमल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे अमल जो है वो शामिल होते हैं, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हौसला अफजाई के बारे में अगर हम जब बात करते हैं तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो है इसका साइकिल, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन साइकिल या मोटिवेशन का अमल, प्रोसेस। इस प्रोसेस में 3 बातें होती हैं, एक है नीड, फिर ड्राइव और इंसेंटिव। और ये सिलसिला जो है वो चलते रहता है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, फिर नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। और इसी को ही मोटिवेशन का हम साइकिल कहते हैं, एक ऐसा घुमाव कहते हैं जो कहीं एक ऐसा गोला, एक घेरा हम कह सकते हैं इसको, जो कभी खत्म नहीं होता है। एक नीड से शुरुआत होती है, यानी कि पहले आपकी जरूरत, फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम जो काम करते हैं वो कहलाता है ड्राइव। उस ड्राइव को, यानी कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम जिस तरफ बढ़ते हैं, जो काम करते हैं, उस काम को करने के बाद जो चीज हमें हासिल होती है वो होता है इंसेंटिव। और इंसेंटिव के बाद हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ फिर से एक बात कहेंगे आपसे कि जैसे आपको भूख लगती है, जैसे अभी हमने कहा कि भूख लगती है, भूख आपकी जरूरत है, ये एक जिस्मानी जरूरत है। जब भूख लगती है तो हम उस वक्त पढ़ाई नहीं करते हैं, उस वक्त हम खेलते भी नहीं हैं, उस वक्त अगर हमारे टीवी पर हमारा मनपसंद प्रोग्राम भी आता है तब भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ उतना नहीं रहता है जितना कि अगर हम भूखे ना रहे तब होता है। तो उस वक्त, जिस वक्त की हमारा जो भूख का मोटिव है, जो नीड है, अगर वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो गया है तो हम सीधे उस तरफ काम करते हैं जिससे कि हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे भूख को हम मिटा सकें, भूख को हम, अपने पेट को, अपनी भूख को हम इत्मीनान दे सकें। तो हम भूख से को मिटाने के लिए काम करना शुरू करते हैं, यानी कि हम खाने की तलाश करना शुरू करते हैं और खोजते हैं कि कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए, या हम उस तरफ जुड़ जाते हैं, कुछ बनाने लग जाते हैं कि जिसको कि खा करके हम अपने भूख को मिटा सकें और अपने उस नीड को सेटिस्फाइड कर सकें, उसको हम इत्मीनान बख्श कर दें। लेकिन इसके लिए जब तक हम काम करते रहते हैं तब तक ये ड्राइव कहलाता है। यानी कि जब अपने भूख को मिटाने के लिए हम जब तक खाने की तलाश करते रहते हैं वो ड्राइव कहलाता है। और फिर उसके बाद जब आपको खाना मिल जाता है, यानी कि आपकी तलाश खत्म हो जाती है, या तो आपको कुछ आपके डब्बे से मिल जाए, आपकी किचन से मिल जाए, आपके रेफ्रिजरेटर से मिल जाए, या फिर आपने अपने लिए कुछ बना लिया हो, तो ये आपको जब जो चीज आपको मिल गई जिसे कि खाकर आप अपने भूख की जरूरत को कम कर सकते हैं, वो इंसेंटिव कहलाता है। यानी कि अब आपको वो चीज मिल गई जिसको हासिल करके आप अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। आप जब बैठ करके अच्छे से अपना खाना खा लेते हैं, या आप अपने उतनी ग़िज़ा ले लेते हैं जिससे कि आपकी भूख जो है वो मिट जाती है, तो ये आपका गोल हो जाता है। यानी कि अब आप अपने गोल तक पहुंच गए कि आपको जो भूख लगी थी, यानी कि आपकी जो भूख की जरूरत थी, वो भूख की जिस्मानी जरूरत से शुरू होकर के ड्राइव तक पहुंची, यानी कि आप खाने की तलाश में जुड़ गए। और खाने की तलाश के बाद आपको जब खाना मिल जाता है तो वो इंसेंटिव हो गया, और उस खाने को खाने के बाद आप अपने गोल को हासिल कर लेते हैं। यानी कि अब आपका जो भूख का नीड था, जो जरूरत थी, वो पूरा हो गया, और अब उसके बाद फिर से दूसरा नीड शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद अगर आप सो जाते हैं, तो सोना भी एक नीड है, एक जरूरत है, जिस्मानी जरूरत है। उसके बाद अगर सोते नहीं है, अगर आप किताब निकाल करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये आपकी दूसरी जरूरत है। फिर इसके बाद आप दूसरा कुछ काम करते हैं, ये आपकी किसी दूसरी जरूरत से जुड़ा हुआ होगा। तो नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और गोल, ये लगातार चलते रहते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस होता है, इसलिए इसका नाम एक साइकिल रखा गया है कि मोटिवेशनल साइकिल है। तो मोटिवेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कोई ना कोई नीड हो, उस नीड को पूरा करने के लिए जो फोर्स आप लगाते हैं, जो एक्शन आप लेते हैं, वो ड्राइव हो गया।
और उस ड्राइव के बाद, उस एक्शन के बाद जो चीज आपको हासिल हुई वो इंसेंटिव हो गया, और उस इंसेंटिव से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो नाजरीन, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जरूरत जिस्मानी और जहनी दोनों तरीके के हो सकते हैं। यानी कि जब हमारे जिस्म में किसी चीज की कमी होती है या ज्यादा हो जाती है तो हमें उस चीज की जरूरत होती है। जैसे अभी हमने आपको भूख की मिसाल दिया। भूख के साथ प्यास है, नींद है, और भी बहुत सारी ऐसी जरूरतें, जिस्मानी जरूरतें हैं हमारे साथ, जिसकी की कमी हो जाने से या अगर ज्यादा हो जाए तब भी हमें उस चीज को पूरा करने की जरूरत पड़ती है, उसको कंपनसेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज को हम नीड कहते हैं। और इसी तरीके से साइकोलॉजिकल या जहनी तौर पे भी बहुत सारी जरूरत हमारी होती है। जैसे हमें प्यार की जरूरत होती है, हमें किसी के साथ की जरूरत होती है, हमको अपने सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी जरूरत है जो कि जिस्मानी भी है और जहनी भी है, जिसको पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर हम उसे पूरा ना करें तो कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी कि हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है कि अगर हम अपनी उन जरूरतों को पूरा ना करें। तो इस नीड को पूरा करने के लिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कि फिर हम जैसे ही हमारे अंदर किसी तरह का दबाव, कोई टेंशन या कोई नीड पैदा होता है, हमारा जिस्म और दिमाग दोनों जुड़ जाता है उस चीज को पूरा करने के लिए, उस चीज की कमी को दूर करने के लिए। और तब हम ड्राइव की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम उस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमें उस नीड को, उस जरूरत को पूरा करने के लिए या उस कमी को भरने के लिए अंजाम देना पड़ता है। हम उस डायरेक्शन में जो काम करते हैं, यानी कि अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम जो एक्शन लेते हैं, जो काम करते हैं, या जिस तरह से हम अपने नीड को पूरा करते हैं, वो ड्राइव कहलाता है। वो फोर्स जो है वो ड्राइव कहलाती है, कि वो ताकत, वो फोर्स जो है वो ड्राइव कहलाती है। और ड्राइव के बाद, यानी कि जिस ताकत से, जिस फोर्स से हम कोई काम करते हैं, उस काम को करने के बाद हमें कुछ ना कुछ नतीजा मिलता है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुछ ना कुछ हासिल होता है, जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं। और वो एक रिजल्ट के तौर पर होता है। वो हमारा जैसे हम एक इम्तिहान देते हैं तो इम्तिहान के बाद जो रिजल्ट आता है, जैसे जो नतीजा होता है, उसी तरीके से ड्राइव के बाद कुछ ना कुछ नतीजा हमको मिलता है, जिसे इंसेंटिव कहा जाता है। और इस इंसेंटिव को हम अपने ऊपर अपना करके अपने गोल को हासिल करते हैं, अपने मकसद को हासिल करते हैं। अब वो इंसेंटिव जिस चीज से भी जुड़ा होता है, उस चीज को हम उस पर्टिकुलर नीड के ऊपर लागू करके अपने नीड को, अपने ख्वाहिश को, अपने जरूरत को पूरा करते हैं। और जब पूरा हो जाता है तो वो हमारा गोल पूरा हो जाता है। और इस तरीके से फिर नीड, ड्राइव, इंसेंटिव फिर से एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में वो घूमते रहता है। मोटिवेशन की जब हम बात कर रहे हैं और मोटिवेशन की साइकिल को हमने समझा, मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को जब हमने जाना, तो ये जरूरी होता है कि मोटिवेशन क्या एक ही तरह का होता है, या मोटिवेशन सिर्फ नाम से जैसा बताया जा रहा है वही मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन को समझने के लिए माहिर नफ्सियात ने मोटिवेशन को दो बड़े हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा बायोलॉजिकल मोटिव्स कहलाता है और दूसरा सोशल मोटिव्स कहलाता है। बायोलॉजिकल मोटिव से मुराद है कि वैसे मोटिव्स जो हमें हमेशा हमारे पैदाइश के साथ ही मिलते हैं, यानी कि हमें उसे सीखने की जरूरत नहीं होती है। हम उसे पैदा होने के बाद अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से सीखते नहीं हैं, बल्कि जैसे ही हम पैदा होते हैं वो मोटिव्स हमारे साथ, हमारे पैदाइश के साथ ही जुड़ जाते हैं, वहीं से उनकी शुरुआत हो जाती है। तो वैसे मोटिव्स जो कि हमारे पैदाइश से जुड़े हुए होते हैं, जब हम जैसे ही पैदा होते हैं उस वक्त से ही वो हमारे अंदर दिखाई देते हैं, तो उनको हम बायोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं। दूसरा जो मोटिव है वो है सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव, जैसा कि आपको नाम से भी पता है, और इसके दूसरे लफ्जों में लर्न्ड मोटिव्स भी कहा जाता है, यानी कि सीखा हुआ।
तो जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारे अंदर ये नहीं होता है। ये हम अपने माहौल में जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा माहौल बड़ा होते जाता है, एक दूसरे के हम नजदीक आने लगते हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में हम आने लगते हैं, तो उससे हमारा दायरा जो है जो बढ़ता है, तो उस बढ़ते हुए दायरे में हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख लेते हैं। और उस दायरे के अंदर जितने तरह की बातें होती हैं, उन बातों को, उन फोर्स को, उन ताकतों को, उन तरीकों को हम अपने ऊपर आजमाना शुरू करते हैं और अपने ऊपर हम उसको लेना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। और इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में जितनी तरह की बातें हैं, उनमें से हर इंसान अपने अपने सलाहियत के हिसाब से कुछ बातों को ज्यादा सीखता है और कुछ बातों को कम सीख लेता है। तो जिन बातों को वो ज्यादा सीख लेता है, वो चीज उसके रवैये में, उनकी उनकी पर्सनालिटी में, उनके शख्सियत में दिखाई पड़ती है। और जिन चीजों को वो कम सीखता है, वो उनके अंदर होता है। ऐसी बात नहीं होती है कि वो उन चीजों को बिल्कुल अलग छोड़ देते हैं, वो होता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। यानी कि वो सीखता तो है, जानता भी है, लर्न भी कर लेता है, लेकिन उसको वो थोड़ा कम दिखाता है। लेकिन जिन चीजों को वो ज्यादा सीख लेता है, वो चीज उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उन चीजों से ही उसकी शख्सियत जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर जो दो तरीके के मोटिव्स हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स और सोशल मोटिव्स, ये मोटिवेशन के दो खास टाइप या किस्म है, जिनसे कि बायोलॉजिकल मोटिव्स का ताल्लुक जिस्मानी भी हम कह सकते हैं, जो कि हमारे पैदा होने के साथ हमारे अंदर पाया जाता है। और सोशल मोटिव्स को हम सामाजिक भी कह सकते हैं, यानी कि जो समाज में हम रह के सीखते हैं, वो समाजी मोटिव्स है। सोशल मोटिव्स और बायोलॉजिकल मोटिव्स में जो डिफरेंस है, जो खास फर्क है, वो फर्क ये है कि बायोलॉजिकल मोटिव्स जो होते हैं वो जिस्मानी होते हैं और सोशल मोटिव समाज में रहकर हम समाज के लोगों से ही सीखते हैं। जिस्मानी मोटिव्स या बायोलॉजिकल मोटिव्स में हमारे जिस्म का जो हिस्सा है, जो बनावट है, वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि सोशल मोटिव्स में समाज के जो रख रखाव है, जो रीति रिवाज हैं वगैरह वगैरह, सारी जो बातें, जो जितनी सारी समाजी बातें होती हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और उससे हम कई तरह के मोटिव जो है वो सीखते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स या बायोजेनिक मोटिव्स जो होते हैं, वो खास तौर पर, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन माहिर नफ्सियात ने उसे 3-4 मोटिव्स को बहुत खास बताया है, जो बायोलॉजिकल मोटिव्स है और हमारे साथ, हमारे पैदाइश के साथ से वो जुड़े होते हैं, जिसमें कि भूख, प्यास, नींद और सेक्स। इन 4 चीजों को बहुत ज्यादा अहम बताया गया और बताया गया कि मोटिव्स के नाम पर जब बायोलॉजिकल मोटिव्स की हम बात करते हैं, तो ये 4 मोटिव्स जो है वो बहुत, उनका जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। इसके अलावा एक 5वां मोटिव है जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है एलिमिनेटिंग मोटिव। यानी कि जो हम बैतुल खला का इस्तेमाल जाते हैं या उसका जो हम पेशाब करते हैं, ये सारी चीजें जो है ये भी बायोलॉजिकल मोटिव्स के अंदर ही आती हैं, जो कि बहुत जरूरी होती हैं और जिससे हमारा जिस्म और हमारा दिमाग दोनों जो है वो अफेक्टेड होता है, उसका असर पड़ता है। इसलिए बायोलॉजिकल मोटिव्स में इन 5 मोटिव्स को पढ़ाया जाता है या बताया जाता है खास तौर पर। सोशल मोटिव्स में भी 5 तरह के मोटिव्स को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, बहुत खास बताया गया है। ये 5 तरह के मोटिव्स हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, कि आपको कुछ हासिल करने की ख्वाहिश हो। आपको नीड फॉर अफिलिएशन, यानी कि लोगों के साथ मिलजुल कर की जो टेंडेंसी होती है, मिलजुल कर रहने की जो टेंडेंसी होती है, वो नीड फॉर अफिलिएशन होता है। तीसरा है नीड फॉर पावर, यानी कि हर इंसान में के अंदर एक तरह के ये ख्वाहिश होती है, उसकी जरूरत होती है कि वो अपने अंदर कुछ पावर रखे, अपने से आप कुछ लोगों पर अपना वो डोमिनेशन रखे, तो ये नीड फॉर पावर होता है। इसके बाद नीड फॉर सोशल अप्रूवल,
यानी कि हम वैसा काम करना पसंद करते हैं जो कि समाजी तौर पर अप्रूव्ड है, यानी कि समाजी तौर पर उसे इजाजत मिली हुई है। समाजी तौर पर जिन चीजों को इजाजत नहीं मिलती है उन चीजों को हम करने में हिचकते हैं या डरते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि समाज से हमको बाहर कर दिया जाए, समाज से हमें निकाल दिया जाए। तो हमारा ज्यादातर जो रवैया है, जो बिहेवियर होता है, वो ये इस तरह का होता है कि हम वैसे बिहेवियर को, वैसे रवैये को तरजीह देते हैं जो कि सोशली अप्रूव्ड होते हैं। इसके बाद नीड फॉर एग्रेसिवनेस, हमारे अंदर गुस्से का भी एक नीड होता है, एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। हालांकि बहुत सारे माहिर नफ्सियात ने नीड फॉर एग्रेशन को बायोलॉजिकल मोटिव्स में ही रखना पसंद किया, लेकिन चूंकि ये बचपन से पैदाइश के साथ देखने में नहीं आता है, इसलिए इसे, और धीरे धीरे हम जब सामाजिक होते चले जाते हैं तो ही इस तरह के मोटिव्स को हम दिखा पाते हैं, इसलिए इसे सोशल मोटिव्स में ही रखा गया है, जहां पर हमारे अंदर गुस्सा, चाहे वो गुस्सा बोल के हम दिखाएं या हम अपने मोटर ऑर्गन्स के थ्रू दिखाएं, किसी को मारपीट करके दिखाएं, वो गुस्सा जो है, एक्सप्रेशन जो गुस्से का होता है, वो हमारे अंदर पाया जाता है। और हम ये देखते हैं अपने समाज में कि कुछ खास लोगों को जो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ खास लोगों को कुछ कम गुस्सा आता है, तो वो इसलिए होता है कि जैसा उन्होंने अपने समाज में सीखा, जिस तरह की उनकी परवरिश हो रही है, जिस तरह के माहौल में उनकी परवरिश हुई, उस परवरिश में अगर उस तरह का मोटिव ज्यादा देखने को मिलता है तो वो उस तरह के मोटिव को लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अब हम अलग अलग करके यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि बायोलॉजिकल मोटिव्स में जो खास मोटिव्स हैं उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे कि सबसे पहला जो बायोलॉजिकल मोटिव्स है वो है हंगर मोटिव। हंगर मोटिव है यानी कि भूख। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमें ये देखने को मिलता है कि वो रोता है। क्यों रोता है? उसके पास सिर्फ एक ही वजह होती है रोने की कि उसे भूख लगी होती है। तुरंत उसे दूध दिया जाता है और जैसे ही उसको दूध मिल जाता है, फराहम कर दिया जाता है, वो रोना बंद कर देता है। सिर्फ दो वजह से बच्चा रोता है, अगर उसके भूख लगी है या उसने कुछ एलिमिनेट किया है, यूरिन या लैट्रिन अगर उसने एलिमिनेट किया हुआ है तभी वो रोता है, और इसकी तीसरी कोई और वजह नहीं होती है। या उसे किसी तरह का दर्द अगर होता है तो वो रोता है, अदरवाइज वो फिर नहीं रोता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि हंगर मोटिव ऐसा मोटिव है जो हम जब जैसे ही पैदा होते हैं उसी वक्त से वो हमारे अंदर होता है, और ये इसकी वजह होती है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, उसमें सिकुड़न होता है, उसमें हंगर पैंग्स होते हैं। जब आप भूख लगती है, हर वक्त आपके पेट में वो सिकुड़न नहीं होती है। ये सिकुड़न तब होती है जब आपको भूख लगती है, आपको महसूस होता है कि आपके पेट में कुछ सिकुड़न हो रही है, आपका जो इंटेस्टाइन है वो सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, जिससे कि आपको यह एहसास होता है कि आपको भूख लगी है। और आपका जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहां से ये इसको रेगुलेट करता है कि कैसे आपको भूख, किस वक्त पे जब भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस जो है वो वहां से एक्टिव हो जाता है। तो हमें भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो हमारा जो भूख का जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हम फिर उसी ड्राइव का सहारा लेते हैं, और तब तक हम उस ड्राइव को करते रहते हैं जब तक कि हमें इंसेंटिव यानी कुछ खाने को न मिल जाए और हमारी भूख जो है वो पूरी तरीके से ना मिट जाए। इसी तरीके से थर्स्ट या प्यास जिसे हम कहते हैं, प्यास भी हमारी ऐसी जरूरत है जिसकी पूर्ति अगर ना हो, यानी कि जो पूरा ना किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी कि हमारी मौत तक हो सकती है अगर हम बहुत दिन तक प्यासे रह जाते हैं। बहुत से माहिर नफ्सियात ने अपने तजुर्बे में भी ये दिखाया कि बहुत सारे जो तजुर्बा उन्होंने किया वो तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने चूहों पर किया, कुत्तों पर किया। तो यहाँ पर जो थर्स्ट मोटिव के लिए जो तजुर्बा किया गया था वो चूहों पर किया गया। भूखे चूहे रखे गए, प्यासे चूहे रखे गए, और जिन चूहे को ना भूख थी ना प्यास थी वैसे चूहों को भी उसमें शामिल किया गया। तो ये देखा गया और सामने उनके पानी रखा गया। तो जो चूहे भूखे थे वो पानी की तरफ नहीं बढ़े,
जो चूहे न भूखे थे न प्यासे थे वो भी पानी की तरफ नहीं बढ़े, लेकिन जो प्यासे चूहे थे वो पानी की तरफ ज्यादा बढ़े, क्योंकि उनके अंदर जो मोटिव था वो थर्स्ट मोटिव इतना ज्यादा था कि उन्हें खाने की तलाश नहीं थी। हालांकि वहां पर खाना भी था, लेकिन खाने की तलाश नहीं थी। तो जो चूहे प्यासे थे वो खाने की तरफ नहीं बढ़े, और जो चूहे खाना जिनको जो भूखे थे वो प्यास पानी की तरफ नहीं बढ़े, वो खाने की तरफ बढ़ गए। तो यानी कि थर्स्ट मोटिव ऐसा मोटिव है, यानी कि हमारे जिस्म में जो पानी की जरूरत है वो जरूरत हमें उस तरफ धकेलती है, उस तरफ जाने के लिए मजबूर करती है जहां पर जाकर हम अपने पानी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है, अगर उसमें कमी हो जाती है उससे हमें प्यास लगती है। अगर हमारे सेल में पानी जैसे हम रोजा रखते हैं, तो जब रोजा रखते हैं तो रोजे की हालत में हम पानी नहीं पीते हैं, तो शाम को जब हम रोजा खोलते हैं तो उस वक्त जो सबसे पहली जरूरत हमारे सामने होती है, हम सबसे पहले पानी का या शरबत का ग्लास ही उठाते हैं। हालांकि हमारे सामने खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं, लेकिन हम वो उन चीजों को बाद में हाथ लगाते हैं, जबकि पानी को हम पहले तरजीह देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं कि हमारे जिस्म को उस चीज की जरूरत खाने की जरूरत से ज्यादा हो गई। यानी कि खाना तो चाहिए ही, हम भूखे भी थे, हम प्यासे भी, हम रोजे की हालत में हम भूखे भी रहते हैं और प्यासे भी रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि भूख भी है और प्यास भी है, लेकिन तब पानी की जरूरत भूख से कहीं ऊपर हो जाती है, क्योंकि अब हमें लगने लगता है कि अगर हमको पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि हम गश खा के गिर सकते हैं, या हमारा जो सेल है वो नहीं कर सकेगा, हमें काम करने की सलाहियत नहीं रहेगी। इसलिए हम जैसे ही रोजा खोलने का टाइम आता है, सबसे पहले हमारा जो हाथ बढ़ता है वो पानी के ग्लास की तरफ बढ़ता है, या जो शरबत या जो भी पानी से रिलेटेड जो है मुतालिक जो चीजें रखी होती है उस तरफ ही हम जाते हैं। फिर हम फलों की तरफ जाते हैं जिसमें कि वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि पानी जो है वो ज्यादा होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को उस चीज की कमी होने लगती है, उस चीज की जरूरत होने लगती है, और हम उस तरफ बढ़ने लगते हैं, या हम उसको तुरंत हासिल करना चाहते हैं ताकि उस कमी को हम पूरा कर सकें। तो ये भी एक ऐसा बायोलॉजिकल मोटिव है जिससे कि हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा उसका फर्क पड़ता है, उससे असर पड़ता है। हंगर, थर्स्ट, और तीसरा जो बायोलॉजिकल मोटिव है वो है स्लीप, यानी कि नींद की कमी या नींद की का ज्यादा होना, ये दोनों बातें भी हमारे पूरे जिस्म को, हमारे पूरी शख्सियत को मुतासिर करती है। हमारा जिस्म एक सर्टेन अमाउंट जो स्लीप का है उसको वो हर हालत में उसे वो चाहिए। रात के या जो सोने के आपका जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 7-8 घंटे की जो नींद होती है वो जरूर हमको हर रोज की चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा जो जिस्म है और दिमाग है वो रेगुलेट हो जाता है। जिस दिन हमें नींद की कमी हो जाती है हम दूसरे दिन थके थके से रहते हैं, हम अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं, और अगर पूरी रात ही जाग जाते हैं तो दूसरे दिन हम बीमार से लगने लगते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। बाज दफा कई एक मौकों पर ऐसा होता है कि हमें जागना पड़ता है, या हमारी नींद जो है वो सही तरीके से पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं और अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने लगते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ हमें रोक रहा है, क्यों हम आज फिट नहीं है, क्यों हम आज अपने को तंदुरुस्त नहीं महसूस कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह होती है कि नींद की कमी हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा करने में रुकावट डालती है। और अगर जिस दिन हम साउंड स्लीप अच्छे से अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं, उस दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने को बहुत ताजा महसूस करते हैं, हम अपने को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। हमें लगने लगता है कि बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर आ गई है, आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो ताकत हमें मिलती है वो ताकत हमें इसलिए मिली क्योंकि हमारी जो नीड थी, जो स्लीप की, जो नींद की जो नीड थी वो पूरी हो गई। वो जो हमारे जिस्म की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, और अब उस जरूरत को पूरा होने के बाद, यानी कि उसका जो गोल था वो जो पूरा हो गया, तो हम फिर से तरोताजा होकर के दूसरे काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भूख, प्यास और नींद, ये तीन चीजें बायोलॉजिकल मोटिव्स में सबसे ज्यादा अहम होती हैं।
जिससे कि हमारा पूरा बॉडी, हमारा पूरा जिस्म जो है वो रेगुलेट होता है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो उस पर उसका असर पड़ता है। और अगर इन तीनों चीजों की कमी या ज्यादा होने से हमारा जो जिस्म है और दिमाग भी साथ साथ, सिर्फ जिस्म अकेले नहीं, वो हमारा दिमाग भी इससे जो है उस पर असर पड़ता है और हम दूसरे काम के लिए अपने को तैयार नहीं पाते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स में हमने बताया कि एक चौथा मोटिव भी है जिसे सेक्स कहा जाता है। सेक्स के बारे में भी माहिर नफ्सियात के बीच में बहुत ज्यादा जो ख्यालात हैं उनके वो एक नहीं है। वो एक इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि सेक्स का जो मोटिव होता है वो एक उम्र के बाद दिखाई देता है, लेकिन फ्रायड ने बताया अपने थ्योरी में कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं वो बर्थ के वक्त से ही होती हैं, हमारे पैदा होते के साथ ही शुरू हो जाती हैं। इसलिए माहिर नफ्सियात के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है उनके ख्यालात में, लेकिन फिर भी इसलिए इसे बायोलॉजिकल मोटिव्स में ही रखा गया है क्योंकि इसका जो बेस है वो बेस सेक्सुअल हार्मोन्स होता है। यानी कि मर्द और औरत के जिस्म में सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। मर्द के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन होता है और औरत के जिस्म में एस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो पॉसिबल हो सकती है, मुमकिन होती है, और जिसकी वजह से फिर आगे जो है जब लोग रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेक्सुअल मोटिव्स को भी बायोलॉजिकल मोटिव्स के अंदर ही रखा गया है। अब है इसके बाद कि ये चार मोटिव्स जो हमने बताया आपको वो बायोलॉजिकल मोटिव्स के अंदर आता है, और एक और मोटिव जो हमने बताया था कि एलिमिनेटिव मोटिव, वो मोटिव होता है कि हम जब जो एक्सक्रीट करते हैं यानी कि हमारा जो जैसे पेशाब करना, लैट्रिन करना, ये जो एक्सक्रीशन होता है ये हर इंसान में होता है और ये भी बर्थ से ही होता है। यानी कि जब हम पैदा होते हैं वहीं से शुरू होता है और पूरी जिंदगी चलता है, और इसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे पूरी जिंदगी पर। अगर हम हमारे अंदर ये सारी चीजें इसको हम रोक लेते हैं या अगर होना बंद हो जाए तो ये इससे हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इनका भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स के बाद हम बात करेंगे सोशल मोटिव्स की, या जिसे हम सेकेंडरी मोटिव्स कहते हैं। सेकेंडरी मोटिव जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अपने सोसाइटी में, अपने समाज में जब हमारा सोशलाइजेशन होता है यानी कि हम धीरे धीरे सामाजिक होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे समाज के लोगों से घुलने मिलने लगते हैं। यानी कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका सामना अपने माँ बाप से, अपने बाकी रिश्तेदारों से होता है, आस पड़ोस से होता है, फिर वो निकल के स्कूल जाता है, स्कूल के बाद फिर गली मोहल्ले और शहर, इस तरह से उसका दायरा जो है वो बढ़ते चला जाता है। तो जिस तरह के मुआशरे में उसकी परवरिश होती है, जिस तरह से जिन लोगों के बीच में उनकी परवरिश होती है, उन सब से वो बहुत सारी चीजें सीखता है, लर्न करता है। जिसमें कि हमने आपको बताया कि 5 तरह के मोटिव्स को माहिर नफ्सियात ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है और उसके बारे में बताया कि ये 5 तरह के जो मोटिव्स होते हैं ये ज्यादातर लोगों में देखने को मिलते हैं या पाया जाता है। जिसमें पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कुछ हासिल करने की ख्वाहिश, कुछ हासिल करने की जरूरत। जब हम छोटे बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर एक टेंडेंसी जो है वो डेवलप होती है कि कुछ हासिल करना का से मुराद ये है कि जैसे जब वो स्कूल जाता है, उसने इम्तिहान दिया और उसे कुछ नंबर मिले तो नंबर जब वो उसे हासिल होता है तो हम ये उसे सिखाते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो। तो और अच्छा करने के बाद जब हम करते हैं तो उसका अचीवमेंट का जो नीड है उसके अंदर वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा कुछ सिखाने की जब हम बात करते हैं, उसे किसी हरकत को सिखाना है या किसी आदत को सिखाना है, तो उसके लिए हम उसे कुछ देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ये चॉकलेट देंगे, या हम तुम्हें इसके लिए कुछ रुपए देंगे, या तुम्हारे लिए हम तुम्हारा फेवरेट खिलौना जो है वो तुम्हें ला करके देंगे। तो ऐसा जब हम करते हैं तो उसके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन जो है वो डेवलप करने लगता है और वो उस चीज को पाने के लिए, फिर उसके अंदर जो पाने की ख्वाहिश है, पाने का जो दबाव है वो बढ़ता है और धीरे धीरे वो उसके जिंदगी का वो हिस्सा होता है कि उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो बढ़ जाता है या उसको वो सीख लेता है। इसके बाद नीड फॉर पावर, कि नीड फॉर पावर में हमने बताया आपको कि हम
हमारे अंदर एक तरह की टेंडेंसी होती है कि हम कुछ अच्छा करें, इस तरह से करें कि लोग हमें मिसाल दें और कुछ लोग हमको फॉलो करें, कुछ लोग हमको के ऊपर हमारा एक ऐसा दबाव रहे, एक ऐसा प्रेशर रहे, यानी कुछ लोगों पर हम अपना एक इन्फ्लुएंस रखें ताकि उस दूसरे लोग हमें इज्जत दें, हम या हमसे डरे या हमारी बातों को माने वगैरह वगैरह। तो ये नीड फॉर पावर कहलाता है, जो कि ये फर्क, ये जो नीड फॉर पावर होता है, ये हर इंसान में एक जैसा नहीं होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो सोशल मोटिव जो भी हम सीखते हैं वो हर इंसान एक जैसा नहीं सीखता है। जैसे कि भूख प्यास नींद, ये हर इंसान में जो बायोलॉजिकल मोटिव्स है वो हर इंसान में पाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमें भूख लगती है और दूसरे सामने वाले को भूख नहीं लगती है, मुझे नींद आती है और दूसरे को नींद नहीं आती है, ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजिकल मोटिव सब में होता है, लेकिन सोशल मोटिव्स सब में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने किस माहौल में कौन सा मोटिव सीखा। तो जरूरी नहीं है कि नीड फॉर पावर अगर हम बात करें तो नीड फॉर पावर सभी लोगों में हो, या नीड फॉर अचीवमेंट की हम बात करें तो वो सभी लोगों में हो। लेकिन ये कुछ मोटिव्स ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों में देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, जिसमें कि हम पलते बढ़ते हैं, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। और इसलिए हमारे लिए इसको सीखना आसान हो जाता है, तो वो हम सीख लेते हैं, और जैसे ही हम सीख लेते हैं तो वो हमारे शख्सियत का वो हिस्सा हो जाता है। तीसरा जो मोटिव है, जो सोशल मोटिव, वो नीड फॉर एफिलिएशन है। यानी कि हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैन इज अ सोशल एनिमल। वो अकेले नहीं रह सकता है। इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो अकेला रहता है तो वो बहुत उदास रहता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नहीं रख पाता है। लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलके रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें ज्यादा तशफ़ी होती है, हमें ज्यादा इत्मीनान होता है, खुशी होती है। तो नीड फॉर एफिलिएशन यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहने की जो टेंडेंसी होती है, एक दूसरे से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की जो टेंडेंसी होती है, वो नीड फॉर एफिलिएशन कहलाता है। नेक्स्ट है नीड फॉर अप्रूवल। जैसा कि हमने बताया, आपको पहले भी बताया अभी, कि नीड फॉर अप्रूवल में हम वैसे बिहेवियर को लर्न करते हैं, वैसा बिहेवियर हम सीखते हैं, वैसा रवैया अपनाते हैं जो कि समाजी तौर पर एक्सेप्टेड होता है। यानी कि समाज में जिन बातों को अप्रूवल मिलता है, हम उस तरह के रवैये को अपना करके ज्यादा खुश होते हैं, ना कि वैसे काम को करके, वैसे रवैये को अपना करके जो सोशली डिसअप्रूव्ड होते हैं। यानी कि समाजी तौर पर जिन बातों को नकार दिया जाता है, हम उसे करने में हिचकते हैं या हम उसे करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो बातें समाजी तौर पर अप्रूव्ड होती हैं, हम वो ज्यादा करते हैं या ज्यादा करना पसंद करते हैं। एग्रेशन में भी हमने आपको बताया कि हमारे अंदर एक जो टेंडेंसी होती है कि हम अपने गुस्से को जाहिर करते हैं, चाहे वो हम वर्बल जाहिर करते हैं या हम फिजिकल तौर पे जाहिर करते हैं। यानी फिजिकल तौर पर, यानी कि जिस्मानी तौर पर कहने का मतलब है कि हम अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, और लफ्जी तौर पर जब हम करते हैं तो हम गाली गलौज करते हैं, बुरा भला कहते हैं किसी को, और कह करके अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं। तो ये चीजें भी हम अपने मुआशरे से ही सीखते हैं, अपने समाज से ही सीखते हैं, या वैसे सीखते हैं जहां पर हमारी परवरिश होती है। तो वहां पर अगर हम ये देखते हैं कि बाकी सभी लोग में एग्रेसिव टेंडेंसी ज्यादा है, तो हम भी इस मोटिव को लर्न कर सकते हैं या लर्न कर लेते हैं। तो ये हमारे सभी तरह के मोटिव्स हुए, अलग अलग तरह के मोटिव्स हो गए, जो कि बायोलॉजिकल मोटिव्स है जिनका बेस बायोलॉजी होता है, और जो सोशल मोटिव्स है उनका बेस समाज होता है। और उस तरह से ये कई तरह के मोटिव्स जो है सब मिलजुल करके हमारे शख्सियत का वो हिस्सा बनते हैं, और हम उन सभी मोटिव्स की मदद से कुछ ना कुछ काम को अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो इन्हीं की वजह से या इनके ही मार्फत करते हैं, और अपने काम को अब करके अपने आप को हम सेटिस्फाइड करते हैं। अब मोटिवेशन के बारे में बहुत सारे नफ्सियात, माहिर नफ्सियात या और भी जो साइंसदान हैं, उन लोगों ने इसकी तारीफ की और इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें बताई कि मोटिवेशन जो हो किस किस तरह का हो सकता है, या मोटिवेशन में क्या क्या बातें हो सकती हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने मोटिवेशन के बारे में, जो सबसे पहली थ्योरी जो आई मोटिवेशन की, जिसको कि हम इंस्टिंक्ट थ्योरी या इवैल्यूएशनरी पर्सपेक्टिव कहते हैं, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशनरी कहते हैं, इसमें यह बताया गया कि
हमारे अंदर एक इंस्टिंक्चुअल कैरेक्टर होता है, एक इंस्टिंक्चुअल नेचर होता है, यानी कि वैसा नेचर या वैसा बिहेवियर जो कि जिसे हमें सीखने की या सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो एक बच्चा है वो दूध पी रहा है और एक चिड़िया है वो घोंसला बना रही है। तो चिड़िया को घोंसला बनाना किसी ने सिखाया नहीं और बच्चे को दूध पीना किसी ने सिखाया नहीं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसे जब हम दूध का बॉटल उसके मुंह में लगाते हैं तो वो उसे सक करना, पीना जो है वो शुरू कर देता है और इस तरह से वो अपनी भूख को मिटाना शुरू कर देता है। तो ये जो है कि हम किस तरीके से बॉटल से दूध को रिसीव करेंगे, ये उसे किसी ने नहीं सिखाया। वो बच्चा जो अभी 2 मिनट पहले पैदा हुआ है वो इस चीज को जानता है। जो चिड़िया वो अपने रहने के लिए घोंसला बना रही है कि उस चिड़िया को किसी ने नहीं सिखाया कि जिस तरह से तुम घोंसला बना के अगर रहो तो तुम सेफ रहोगी, तुमको अपने आप को बचाने में मदद मिलेगी, ये किसी ने उसे बताया नहीं। ये जिस नेचर के या जिस वजह से ये काम जो मुमकिन हुआ उसे इंस्टिंक्चुअल नेचर कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इंसानों में भी और जानवरों में भी कुछ तरह के इंस्टिंक्चुअल नेचर होते हैं जिसे सिखाने की जरूरत नहीं होती है, या उनके अंदर वो बातें जो है पैदाइशी होती है, अपने आप वो उनके अंदर वो चीज जो है वो रहता है। इसलिए इस तरह के इंस्टिंक्चुअल थ्योरी में इस इंस्टिंक्ट पर बेस्ड जितने भी तरह के बिहेवियर होते हैं उनको रखा गया है कि हम कोई भी जो काम, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें कि हमें किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं, किसी तरह की कोई लर्निंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम वो काम जानते हैं या हम वो काम कर लेते हैं। इसे हम इंस्टिंक्ट थ्योरी कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि सांप के बच्चे को डसना नहीं सिखाया जाता है, तो इसलिए क्यों? क्योंकि ये उसका इंस्टिंक्चुअल नेचर है, उसे वो टेंडेंसी के साथ ही वो पैदा हुआ है, तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसा काम जो हम अपने इंस्टिंक्चुअल फैक्टर की वजह से करते हैं उसे हम इंस्टिंक्चुअल थ्योरी में रखते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में किसी भी नीड को पूरा करने के लिए ड्राइव की जरूरत होती है और वो ड्राइव यानी कि वो फोर्स हम तब तक बना के रखते हैं जब तक कि हमारी वो जरूरत जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। जैसे ही जरूरत पूरी हो जाती है यानी कि इंसेंटिव हमको अगर मिल गया, वो ड्राइव वहां पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है अराउजल थ्योरी, जिसे कि यर्क डॉडसन लॉ भी कहा जाता है, और यर्क डॉडसन ने इसको प्रपोज किया था। यहाँ पर ये बात बताई गई कि अगर हम ड्राइव का जब सहारा लेते हैं तो अगर ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए, अगर हमारे अंदर जो अराउजल है, जो एक्साइटमेंट होता है या जो ड्राइव की जो टेंडेंसी होती है वो अगर बहुत ज्यादा है तो भी वो सही नहीं है, और अगर बहुत कम होती है तो भी वो ज्यादा कारगर नहीं हो सकती है। अगर एक मिनिमम लेवल पर, ऑप्टिमम लेवल पर जो अराउजल होता है, यानी कि मीडियम लेवल पर जब हम किसी ड्राइव को करते हैं, यानी किसी काम को करने के लिए अगर हम बहुत तेजी से करना शुरू करें उसको, या बहुत धीरे धीरे करना शुरू करते हैं, तो उससे हमें ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम मीडियम लेवल से करें, स्लो एंड स्टडी, हम उसको लगातार चलाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो उस काम में हमें ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। नेक्स्ट है इंसेंटिव थ्योरी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस थ्योरी में क्या है कि किसी न किसी तरह के इंसेंटिव को नजर में रख करके या जहन में रख करके हम काम करते हैं। आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है तो उसके जहन में है कि हमें A+ लाना है। एक आदमी जो काम कर रहा है उसे है कि हमें कुछ कमाना है, कुछ पैसे की जरूरत है उसे, और एक लड़की जो दौड़ रही है उसके जहन में देख रहे हैं कि एक शील्ड है, यानी कि उसे कामयाबी हासिल करनी है। तो उसके लिए इंसेंटिव वो है कि जब उसको शील्ड मिलेगा तो वो कामयाब हो जाएगी, जब उस आदमी को रुपया मिलेगा तो वो अपने को कामयाब मानेगा, और वो बच्चा जो कि मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, जब उसे A+ मिल जाता है तो वो अपने आप को कामयाब मानता है। ये इंसेंटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी में क्या है कि जब हम किसी काम को करते हैं, यानी कि किसी ड्राइव को करते हैं, तो उसमें हमारा जो कॉग्निशन है, इनके हायर मेंटल लेवल जो है, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, थिंकिंग की कैपेसिटी है, सोचने समझने की जो सलाहियत है, वो सब भी उसमें शामिल होता है। इसमें 2 तरीके के मोटिवेशन को रखा गया, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि हम जब कुछ काम करते हैं तो हमें बाहरी तौर पर कुछ हासिल होता है,
यानी कि हम जब कुछ काम करते हैं तो हो सकता है कि हमें उस काम को करने के लिए पैसा मिलता है, कोई इनाम मिलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि हम अगर किसी काम को करते हैं तो उसमें बाहरी इंसेंटिव कुछ नहीं होता है, वो इंसेंटिव होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी हम अपनी खुशी के लिए, अपने तशफ़ी के लिए, अपने इत्मीनान के लिए कुछ काम करते हैं। जैसे हम पेंटिंग करते हैं, उससे हमको कोई हासिल नहीं है, ना ही उसको एग्जीबिशन में लगाना है, ना ही उसको हमको सेल आउट करना है, लेकिन उस पेंटिंग को करने से हमें बड़ी खुशी मिलती है, बहुत इत्मीनान होता है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी इस बात की सिफारिश करता है कि जब कोई काम करते हैं तो उस काम में हमारा कॉग्निशन भी होता है, जिसमें कि कभी कई एक बार बाहरी मोटिवेशन की जरूरत के तहत हम काम करते हैं और कई एक बार हम अंदरूनी या अपने आप के तशफ़ी के लिए भी कुछ काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल सेटिंग थ्योरी मोटिवेशन, यानी कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो सामने हमारे एक गोल हो, जब तक नहीं होता तब तक हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं, यानी कि उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ताकत नहीं मिलती है। और अगर जब गोल सामने होता है तो हमें उस काम को करते वक्त वो गोल ही दिखाई पड़ता है और हम जितना ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं उतना तेजी से उस काम को, अपने अच्छे तरीके से उस काम को करना पसंद करते हैं। एक और थ्योरी मोटिवेशन के फील्ड में दी गई है, वो जिसे मास्लो ने दिया है, मास्लो की थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक पिरामिड, मास्लो के पिरामिड के नाम से जिसे जाना जाता है, और उसमें उन्होंने 5 तरह की बातें रखी, जिसमें कि उन्होंने 5 तरह की मोटिव्स को रखा है स्पेशली, जिसमें कि पहले 2 मोटिव्स को प्राइमरी मोटिव्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड के बारे में बताया। यानी कि हमारी जो पहली जरूरत है वो भूख प्यास नींद है, उससे है, उसके बाद सेफ्टी है, यानी कि हमें अपनी हिफाजत की जरूरत पड़ती है। अगर हमें भूख प्यास हमारी मिट गई, भूख प्यास की जरूरत पूरी हो गई, तो इसके बाद जो दूसरी जरूरत होती है वो जरूरत होती है कि हमारी हिफाजत हो सके, हमें हिफाजत मिले। और इन दोनों के बाद हमारे अंदर जो तीसरी नीड पैदा होती है वो होती है प्यार की नीड, मोहब्बत की नीड, यानी कि हमें जरूरत पड़ती है कि लोग हमसे प्यार करें, हमें अपनाएं, हमें अपना प्यार हमें दें, वगैरह वगैरह। और इन तीनों के बाद जब हमारा जब प्राइमरी नीड पूरा हो जाता है, लव और बिलोंगिंगनेस पूरा हो जाता है, तो इसके बाद आती है स्टीम की नीड, यानी कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की, अपनी इज्जत की, अपने इसके लिए आती है कि हम अपने लिए हैं, या हमारी जो इज्जत है उसका भी कुछ मायने हैं। यानी कि जब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अगर आप पहले वाले नीड की सीढ़ी पर हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड पर हैं और आप भूखे हैं, तो अगर आपको हम खाना फेंक करके भी देते हैं तो रोटी आप उठा करके खा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी पहली जरूरत यह है कि आपको अपने भूख को मिटाना है। लेकिन जब हम स्टीम नीड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इज्जत के बारे में हम बात करते हैं, तो हम वहां पर फेंकी हुई रोटी कभी नहीं उठा के खाते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है। तो और ये सेल्फ रेस्पेक्ट तभी होता है जब नीचे वाले नीड जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। अगर आपका पेट भरा होता है या आपको उम्मीद होती है कि आगे हमारा पेट भर सकता है, तभी आप स्टीम नीड तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज हम नीचे वाले ही सीढ़ी पर रहेंगे, यानी कि हमें भूख की ही जरूरत होती है, तो जिस तरह से भी हमें खाना मिलता है हम उस तरह से खाना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अपने इज्जत को दरकिनार करके, अपना जो सेल्फ है उसको छोड़ करके हम इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें जो मेरी पहली जरूरत है वो हमारी जरूरत पूरी हो जाए। और इसके बाद आखिर में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, यानी कि अपने पोटेंशियलिटी को पहचानने की जरूरत, अपने आप को समझने की ताकत आ जाती है हमें, और हमें यहाँ पर आकर के बाकी सारे नीड से हम ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम अपने आप को ज्यादा सलाहियत में महसूस करने लगते हैं कि हम अपनी सलाहियत को समझ भी सकते हैं और अपनी सलाहियत के हिसाब से काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जिसमें कि 3 बातें हैं और ये 3 तरीके के जो लफ्ज हैं उसी पर ये बेस्ड है। ये लफ्ज है ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम अपने ऊपर जिस तरीके का जो माहौल है या जहां हम रह रहे हैं वहां पर हम अपनी कोई एक जगह बना के रखें। कॉम्पिटेंस में हम सलाहियत को दिखा सकते हैं कि हम किस तरह से किस किस काम के लिए कॉम्पिटेंट हैं, सलाहियत रखते हैं।
और रिलेटेडनेस इस बात की सिफारिश करता है कि हम एक दूसरे से जो हमारा कनेक्शन है, जो रिलेटेडनेस है, जो रिलेशनशिप है, वो कितना स्ट्रांग है। तो इससे ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी में जो नाम है, जो वो नाम ही उसके तीनों कॉन्सेप्ट को बताता है और ये मास्लो के थ्योरी के बराबर है कि या उनके ही जैसा है, सिर्फ इसमें नाम जो है वो उन्होंने बदल दिया है। ई फॉर एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस में दो तरह की नीड है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, ठीक है, सिक्योरिटी नीड्स। और रिलेटेडनेस में लव और बिलोंगिंगनेस है, स्टीम है, और ग्रोथ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यानी कि यहाँ पर एल्डरफर्ड ने तीन तरह की बातों में सारी मास्लो के पांचों बातों को समेट लिया और उन्होंने बताया कि एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि हम हमारा जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो पूरा हो, और रिलेटेडनेस यानी कि समाज में हमारा कनेक्शन रहे, और तीसरा है हमारा कि ग्रोथ यानी कि हम अपनी सलाहियत या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को तक पहुंच सके। हर्ट्जबर्गर थ्योरी में दो नीड है, एक मेंटेनेंस नीड है और एक या जिसको हाइजीन फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर। यानी कि एक तरफ डिससेटिस्फैक्शन है, दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन है। आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि किसी काम से हम बहुत परेशान हैं और उसी काम से फिर हम अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील कर लेते हैं। तो ये हर्ट्जबर्गर थ्योरी है। इसके बाद मैक्लेलैंड ने भी तीन तरह के नीड्स के बारे में बताया, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि पावर नीड, एफिलिएशन नीड और अचीवमेंट नीड, जो कि सोशल मोटिव्स के जैसा ही है। अब है फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं और वो काम को करते करते वो अचानक वो रुक जाता है या उसमें किसी तरह की रुकावट आ जाती है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, मायूसी होती है। और जब कई एक चीजों में से हमें कुछ चुनना होता है तो हमें कन्फ्लिक्ट होती है कि हम क्या करें। अगर जो दो तरह का मोटिव एक जैसा है तो हम मजबूरी में पड़ जाते हैं या कन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं कि भाई कौन सी चीज को चुने और कौन सी चीज को हम छोड़ें। तो कन्फ्लिक्ट के लिए माहिर नफ्सियात ने 4 तरह के कन्फ्लिक्ट्स बताए हैं, जिसमें पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं जहां पर आपको दोनों ही चीजें पसंद आती हैं, यानी कि आप दो तरह की चीजों में से दोनों को लेना पसंद करेंगे। जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो छोटी बच्ची है वो केक भी चाह रही है और बर्गर भी चाह रही है। वो सोच रही है कि हम केक भी ले लें और बर्गर भी ले लें, लेकिन उसको लेना एक ही है। अब वहां वो इस कश्मकश में फंस जाती है कि हम केक लें या फिर हम बर्गर लें। इसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि एक तरफ अगर आपको कुछ पॉजिटिव चीज मिल रही है तो दूसरी तरफ उसका नेगेटिव हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि तराजू में एक पल्ला ऊंचा है, दूसरा पल्ला नीचे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर आपको नौकरी लग गई, यहाँ पर है कि अगर आपको कोई जॉब लग गई, आपको नौकरी मिल गई, तो नौकरी आपका एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया। और जो नेगेटिव अप्रोच ये है कि अब आपको अपना शहर छोड़ के जाना पड़ेगा दूसरी जगह नौकरी करने के लिए, जहां पे आपके साथ रहने वाला कोई नहीं है, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसे हम कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस। तीसरे तरह का है अवॉइडेंस। यहाँ पर दोनों ही हालात ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी भी को भी अपनाना नहीं चाहते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई। यानी कि अगर हम एक तरफ फंसते हैं तो दूसरी तरफ भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और दूसरी तरफ जाते हैं तो पहले वाले में भी कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक बेचारा जो पेशेंट है उसको या तो केमोथेरेपी लेनी है या डबल मास्टेक्टोमी करनी है, या तो उसको ऑपरेशन करवा लेना है या फिर केमोथेरेपी लेनी है। दोनों ही उसके लिए फेवरेबल नहीं है। और जो चौथा है वो है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि डबल अप्रोच छोड़ दे। तो नाजरीन, इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि अब आप लोगों को इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, और उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। और इसी के साथ फिर हम इसका आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।